नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 6 क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और यह है जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। इस चैप्टर के साथ ही 6 क्लास की पॉलिटी आपकी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर थे और लास्ट वाला जो चैप्टर था वो तो बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो उसमें से एक तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि नगर पालिका कि जो नगर पालिका है उसके हेड को क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। नगर पालिका का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में ही, ग्राम सभा वाला, कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो कुछ विद्यार्थियों का सही था, आधों का लगभग सही नहीं भी था, या कह सकते हैं कि आधा अधूरा उत्तर था। उसमें देखिए यही चीज महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान देने वाली थी। क्या? एक तो ये कि उस गांव का 18 वर्ष या इससे ऊपर का कोई भी स्त्री पुरुष, एक तो ये तो एक कंडीशन। अब कईयों ने केवल यही लिखा था कि मत देने का अधिकार होना चाहिए, वो होता है नहीं, वो आधा अधूरा उत्तर है। केवल मत देने का अधिकार या उससे नहीं होता, उस गांव का जो है, उस गांव का रहने वाला 18 वर्ष या इससे ऊपर की आयु का हो, यानी पहली कंडीशन पूरी है। दूसरा, उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। केवल 18 वर्ष या ऊपर होने से कुछ नहीं होगा, यह तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची के अंदर भी होना जरूरी है। और तीसरा यह है कि उसे मत देने का अधिकार भी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कई बार कुछ केस ऐसे होते हैं, कोई किसी पर कोई, अगर कोई ये अपराध की श्रेणी में आता हो, कोई क्राइम कर रखा हो, या कई उसमें कई चीजें होती है जिसके कारण उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होता, भले ही वो 18 वर्ष से ऊपर हो। तो ये तीनों चीजें हैं। मुख्य रूप से शुरू की दो है, दो ही पूछता है। उस गांव का कोई भी स्त्री या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो, और दूसरी कंडीशन, उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची के अंदर होना कंपलसरी है, जरूरी है, तो वो व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर या ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, काफी विद्यार्थियों का सही भी था, इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट चैप्टर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। वर्तमान में हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिएगा यह आंकड़ा अब चेंज हो चुका है, और कुछ समय पहले ही चेंज, लगातार इनमें परिवर्तन हुआ है। यह मैंने तो आपको बहुत बार समझा दिया। अभी वाली तो स्थिति है 288। अभी तो आप 288 याद रखना, मतलब 28 तो अभी राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ये दरअसल 29 राज्य जो है, इसमें 29वां राज्य था तेलंगाना। नया राज्य बना था तो 29 राज्य हो गए थे तेलंगाना सहित, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर आप जानते हैं कि जो J&K है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, वो उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो 29 की जगह कितने राज्य रह गए थे? 28। और केंद्र शासित प्रदेश यानी जो यूटी है, वो कितने हो गए थे? 2 और बढ़ गए, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों को, इस जम्मू कश्मीर को और लद्दाख वाला जो पूरा जम्मू कश्मीर राज्य था, राज्य का दर्जा समाप्त करके यूटी में इसको 2 यूटी के अंदर विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो ये 9 हो गए थे। यानी ये स्थिति हो गई थी कुछ समय पहले तक कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब कुछ महीने पहले जो दीव, ये दमन और दीव व दादर और नागर, ये पहले दोनों अलग अलग थे, दमन दीव और दादर और नागर हवेली, ये अलग अलग यूटी थे दोनों। इन दोनों को प्लस कर दिया गया, एक बना दिया गया। तो फिर एक वापस कम हो जाएगा इनमें से, जब इन दोनों को एक कर दिया तो केंद्र शासित प्रदेश रह गए 8। तो अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो यह पॉइंट आप ध्यान में रखना आज की डेट में या आगे आने वाले समय में, और जब तक कोई इनमें फिर से चेंज नहीं होगा तब तक आप 28 8 288 का फार्मूला याद रखना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये नहीं है, ये चेंज हो गया। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए
प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को संभागों में, संभाग को जिलों में, जिला को खंड में और तहसीलों में तथा तहसील को पटवार ग्राम पंचायत स्तर में बांटकर शासन की प्रत्येक इकाई के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। तो ये विभाजन है। आप इनका अवलोकन संलग्न मानचित्र में करें। इन इकाइयों में जिला एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिले का चहुमुखी विकास जिला प्रशासन की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। ये देखिएगा, ये राजस्थान का मैप है और ये संभाग वगैरह जो भी हैं, तो अब तक तो हमने सैकड़ों बार इन पर चर्चाएं कर ली है। 7 संभाग हैं, ये देखिए अलग अलग दिख भी रहे हैं बने हुए। सबसे ऊपर कौन सा है? बीकानेर संभाग। तो 4 जिले हैं इसमें, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। और इधर लेफ्ट में कौन सा है? जोधपुर संभाग है। इसमें कितने जिले हैं? 6 हैं। जोधपुर खुद तो है ही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली, ये हो गए 6। फिर उदयपुर संभाग है, तो उदयपुर के अंदर भी 6 जिले हैं। उदयपुर खुद है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 6 ये हो गए। तो 6 ही जिले तो किसमें है? जोधपुर संभाग में। 6 ही जिले किसमें है? उदयपुर संभाग में। और ये जो इसके बाद देखिएगा अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 हो गए। इधर ये जयपुर संभाग है, इसमें 5 है, खुद जयपुर है, सीकर, झुंझुनू और इधर अलवर, दौसा, तो ये 5 हो गए। इसके बाद है भरतपुर संभाग। तो भरतपुर में भरतपुर है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, तो 4 ये हो गए। और इधर हाड़ौती संभाग, तो इसमें 4 हैं, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, 4 ये हो गए। तो ये ऊपर 4 यहां है, तो 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, तो इनकी काउंटिंग कर लीजिए। ये 1 और बीच में ये जो है अजमेर संभाग वाला, तो 4 इसके हो गए। तो अब इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 4 4 4 4, 16 ये हो गए और 6 6 12 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो कितने आ जाएंगे? 33। और ये एक तस्वीर दी है इन्होंने, जिला कलेक्ट्रेट टोंक, क्योंकि जब जिला प्रशासन की बात आई गई, तो फिर जिला प्रशासन का कर्ता धर्ता में तो कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है। तो ये देखिए, पहले तो क्या है, जैसे सबसे बड़ा यही मानते थे गांव में, हर जगह कलेक्टर ही जानते थे, कलेक्टर। देखिए, कलेक्टर ये शब्द पहले से अंग्रेज आए हैं, ये कलेक्टर वर्ड आप जानते हैं, अंग्रेजों के समय भी कलेक्टर होता था। कलेक्टर होता था कलेक्ट, क्या होता है कलेक्ट करना? कलेक्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। यानी कलेक्टर का मुख्य काम जो है एक प्रकार से था रेवेन्यू इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना। तो उसी से कलेक्टर, और बड़ी जबरदस्त पोस्ट मानी जाती थी कलेक्टर। तो गांव के अंदर भी पुराने समय से बातें, जैसे किसी को कुछ कहना होता तो क्या कहते थे? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तू कहीं का क्या हो, कलेक्टर हो। या जैसे किसी पर व्यंग्य करना हो, तू कहाँ का कलेक्टर है। मतलब बात चाहिए आपस में कोई भी हो, लेकिन किसी को कुछ व्यंग्य करना है तो सीधा कहता था बात तू कहाँ का कलेक्टर है। तो कई बार इस तरह की बातें भी जो लोगों को, कईयों को है, वो भी उनको कलेक्टर बना देती है। कई तो एग्जाम्पल मेरे सामने ही है जिनके पर इस तरह के टोंट कसे गए थे कि तू कहाँ का कलेक्टर है, या तू क्या है, तू ये, और वो लोग वास्तव में आईएएस बन गए वो। तो जीवन में कभी भी आलोचना हो उससे घबरानी, आलोचना होना भी जरूरी होता है। कई बार आलोचना नहीं होती तो व्यक्ति कोई काम क्यों करेगा, उसके अंदर वो आग लगेगी कहां से? एक आग जो अंदर, देखिए तैयारी, ये जो बुक्स वगैरह पढ़ना है, ये बुक्स तो सारी दुनिया पढ़ती है। हालांकि आरबीएससी की ये इतने लोग कम पढ़ते हैं, इतनी मेहनत नहीं करता कोई, लेकिन ये जैसे आप गाइड वगैरह है या किताबें, ये लोग सारी दुनिया पढ़ते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है जो आपसे लगातार मेहनत करवाती है? कोई तो उसके लिए एक आग जलनी जरूरी है। तो वो आग जो आपके आलोचना करने वाले लोग हैं वो जलाने का काम करते हैं। तो कोई भी आपकी आलोचना करता है उसको हमेशा सकारात्मक रूप में लेना और अपने अंदर एक आग जलाए रखना सीने में हमेशा। तो उससे आपके अंदर एक आग लगी रहेगी जब तक आपको अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता। कभी इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा जीवन में जब सफल होना होता है तो उसके लिए नकारात्मक लोगों का जीवन में इस तरह से होना जरूरी है। सामान्य सफलता मिल जाती है, आदमी मेहनत करेगा मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी सफलता चाहिए उसके लिए फिर पीठ में कुछ ये जो खंजर ये लगाने वाले जो होते हैं, तो इस तरह के लोग भी जीवन में चाहिए, तभी व्यक्ति
के अंदर एक तूफान मचता है और फिर वो रात दिन मेहनत करता है। एक आईपीएस हैं, नवनीत सिकेरा करके नाम से, नवनीत सिकेरा। तो इन पर एक वो वेब सीरीज बनी थी, अच्छी वेब सीरीज थी, भोकाल नाम से, कि वो किस तरह से यूपी के अंदर एक जगह होती है, खतरनाक क्राइम होता है और वो कैसे कंट्रोल करता है। काफी एनकाउंटर हैं इनके जो काफी निर्देशन में किए गए, काफी जबरदस्त आईपीएस हैं, अच्छे ईमानदार मेहनती, फेसबुक पे काफी लोकप्रिय हैं, लोग अच्छे खासे जानते हैं इनको। तो ये अपने फादर के साथ, ये तो कुछ और पढ़ाई कर रहे थे, पता नहीं शायद इंजीनियरिंग वगैरह है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, उस तरह से कोई पढ़ाई कर रहे थे। तो अपने ये फादर के साथ एक बार पुलिस थाने गए थे। तो वो थाने का कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई इंस्पेक्टर था, कौन था, उसने बड़ी ही बदतमीजी से पेश आया और इनको गालियां वगैरह निकाली, इस तरीके से पेश आया। तो नवनीत सिकेरा जी भी वहीं थे। तो इनको बुरा तो बहुत लगा उस बात का, उसने बोला भी कि तेरी क्या औकात है, तू कौन है, क्या ये वो। इनका फील्ड दूसरा था, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन अब वो सीने के अंदर वो एक चीज दफन कर ली कि वापस तो मैं आऊंगा लेकिन तेरा अधिकारी बन के आऊंगा। तो उस टाइम इन्होंने तैयारी की और इनका सिलेक्शन किस में हुआ, आईपीएस में। वो एक छोटी सी घटना, उसने इनका जीवन का रास्ता बदला और ये एक आईपीएस बने। मैंने आपको ये एक उदाहरण बताया है। तो कभी लाइफ में आलोचना हो तो कभी घबराना मत, वो आपको जीवन में कुछ आगे ले जाने के लिए ही आती है। ये जिला स्तर पर जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है: शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना और राजस्व प्राप्त करना। ये मुख्य रूप से जो जिला प्रशासन से मतलब आप यहां समझिए, जिले का जो मेन अधिकारी है वो जिला कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर कहीं भी किसी भी जगह का निरीक्षण कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, कोई भी कलेक्टर कलेक्टर जो है वो कभी भी आपके विद्यालय में आ सकता है यह देखने के लिए कि शिक्षक सभी उपस्थित है या नहीं है। वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि अच्छा मास्टर जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे हो, अच्छा ये वाला सवाल सोल्व करके बताओ। ये कई बार आते भी, आप देखते भी हैं, कई टीचर हैं वो, उनको कईयों को एलिफेंट की स्पेलिंग तक नहीं आती, छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, वही उनसे सोल्व नहीं होता। किसी भी हॉस्पिटल का जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं कलेक्टर, किसी भी हॉस्पिटल का कहीं भी जाकर के चेक कर सकते हैं, पूरे जिले का मालिक होता है, कहीं भी जाकर के चेक कर सकता है कि कोई भी काम कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए यातायात संबंधी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है तो कलेक्टर ये देख सकता है कि अच्छा निकलो, उधर से निकलो, देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला है कि नहीं है। और अगर उस वक्त ड्यूटी है उसकी और वो नहीं है तो कलेक्टर उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो कलेक्टर के पास में बहुत पावर होती है। रसद और अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था, जिले के विकास की विभिन्न योजनाएं बनाना और उनको लागू करवाना। तो ये बहुत से कार्य हैं जो कि जिला कलेक्टर के होते हैं। जिला कलेक्टर, मैं आपको एक जिला प्रशासन का बता रहा हूं, इसमें केवल जिला जो है वो जिला कलेक्टर ही नहीं होता, और भी ये पूरी चेन होती है, इनके अधीनस्थ होते हुए बहुत से होते हैं। तो मैं आपको जिला प्रशासन के रूप में मैं बता रहा हूं अभी। विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य करना। आप देखते हैं कई बार ये बाढ़ वगैरह आ जाती है, कई बार कुछ इस तरह की कोई भी आपदा हो तो आप देखते हैं कि जो जिला कलेक्टर वगैरह, पूरा जिला प्रशासन, हर अधिकारी, ऑफिसर, ये सब जो होते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से व्यवस्था करते हैं, हर चीज संभालने का काम करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना, जन समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करना। उपयुक्त कार्यों को संपादित करने हेतु जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर विभिन्न रूपों में कार्य करता है, वह है जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कलेक्टर, ये जो पंचायत का, रसद का, भू अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि कई रूप में कार्य करता है, उसकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। जिले के संपूर्ण प्रशासनिक कार्य जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं और उसके मार्गनिर्देशन में किए जाते हैं। जिला कलेक्टर की मदद के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी अपने अधीनस्थों की मदद से अपने अपने विभागों के कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक होता है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता आदि। निम्नलिखित सारणी की सहायता से हम जिला प्रशासन और उसके कार्यों को समझ सकते हैं। तो ये जिला कलेक्टर और उनके अधीन कौन कौन से अधिकारी होते हैं जिनकी सहायता से
वो कार्य करते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। ये देखिएगा, ये एक चार्ट बना हुआ है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट। देखिए, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का क्या है, देखिए जिला कलेक्टर को कुछ मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां होती है। छोटे मोटे कोई मामलों में जैसे कुछ चीजें होती है, वहां वो किसी को सजा भी सुना सकता है, जुर्माना लगा सकता है, सजा सुना सकता है। तो वो मजिस्ट्रेट की भी पावर होती है। तो कई बार आप देखते हैं कि एसडीएम है, तो एसडीएम के नाम के साथ कई बार आपको मजिस्ट्रेट मिलेगा, कभी ऐसा लिखा मिलेगा उपखंड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट। तो वो मजिस्ट्रेट की भी कुछ शक्तियां होती है, पूरी शक्तियां नहीं, कि जैसे जो न्यायपालिका का मजिस्ट्रेट होता है वो पूरी शक्तियां नहीं, लेकिन कुछ पावर होती है। तो ये प्रमुख जिला अधिकारी इनके कौन कौन है सहयोग करने वाले जो हैं? शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला डिपार्टमेंट, राजस्व व भू अभिलेखों का संधारण और भू राजस्व लेना। ये भू अभिलेख वगैरह होता है, जो भी भूमि से रेवेन्यू वगैरह होता है वो सब लेने का कार्य। नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, ये अब जैसे जमीनों के पट्टे वट्टे और ये सारे जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें होती है ज्यादातर। नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, जनता और सरकार के बीच की कड़ी, राजकोषीय कार्य। सबसे पहले बात करते हैं शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो पुलिस अधीक्षक जो होते हैं जिले स्तर पे एसपी साहब, और फिर उनके अधीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फिर उप पुलिस अधीक्षक, फिर वर्त निरीक्षक, फिर उप निरीक्षक जिसको आप सब इंस्पेक्टर कहते हो, फिर नीचे हेड कांस्टेबल, और सबसे इसके नीचे होता है कांस्टेबल। तो ये एक तरह से चयन होती है। ये अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ये भू राजस्व वाले रूप से संबंधित है। तो एडीएम, उपखंड अधिकारी और मजिस्ट्रेट को एसडीएम कहते हैं। तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो ये जो है तहसीलदार तहसील स्तर पे वगैरह पे ये होते हैं। नायब तहसीलदार होता है। भू अभिलेख निरीक्षक गिरदावर होता है, और इनमें सबसे नीचे होता है पटवारी। तो अब ये वैकेंसी अलग अलग आती है, देखिएगा आईपीएस वगैरह बनना है तो फिर उसको यूपीएससी का एग्जाम होता है आईएएस का, वो देना होगा। उसमें अलग अलग पोस्ट होती है, सबसे ऊपर आईएएस की पोस्ट होती है, फिर आईपीएस होती है, ऐसे करके कई पोस्ट होती हैं। और ये सबसे नीचे वाली जो है इसमें कांस्टेबल की, तो इसकी तो अभी राजस्थान के अंदर भर्ती निकली हुई भी है, तो कांस्टेबल होता है। फिर आगे प्रमोशन होके हेड कांस्टेबल, एसआई की भर्ती निकली हुई है, अभी पहले निकली थी, अभी तो नहीं है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो होती है। और इधर ये एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार ये बनना है, तो उसके लिए परीक्षा होती है आरएस की। और आरएस में सिर्फ आरएस ही नहीं बनता, आरएस तो सबसे ऊपर वाली है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो टॉप रैंक में नंबर आ जाता है वो आरएस बन जाता है, उसको हम आरएस कहते हैं। और बाकी फिर इसमें कई तरह की पोस्ट होती है। यही आरएस का एग्जाम दे करके, और जैसे उसका टॉप सर्विस में जो स्टेट सर्विस में नंबर नहीं आता, तो फिर उसका आरटीएस वगैरह है, तहसीलदार या आबकारी मेयर, ये कई डिपार्टमेंट होते हैं तो उनमें नंबर आता है। आरएस के बाद में यहां राजस्थान में आरपीएस होता है, तो वह एग्जाम वही आरएस का होता है। टॉप रैंकिंग में नंबर आ जाए तो आरएस में, फिर वो थोड़े से नंबर और आरएस की कंपेरिजन थोड़े से कम हो तो वो आरपीएस में सिलेक्ट होता है। फिर ये जैसे एक इसमें अकाउंट सर्विस होती है, तो ऐसे करके एक ही एग्जाम में कई सर्विस होती है, वो रैंक पर और उस पर डिपेंड करता है। पटवारी है तो पटवारी का तो अलग सा ही एग्जाम होता है, अभी राजस्थान में पटवारी की पोस्ट भी निकली हुई है। नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, जिला रसद अधिकारी, जिला वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनता व सरकार के बीच की कड़ी जनसंपर्क अधिकारी। ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जनता और सरकार के बीच की कड़ी कौन सी होती है? जनसंपर्क अधिकारी। इसके अंडर में उप जनसंपर्क अधिकारी होता है। राजकोषीय कार्य, तो इसके लिए जिला मुख्यालय पे कोषाधिकारी होते हैं, फिर उप जिला कोषाधिकारी और उप कोषाधिकारी होता है तहसील स्तर पे। तो ये सब अलग अलग है। तो ये आपको वैसे भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, आप चाहे ये पढ़ें नहीं पढ़ें चीजें, लेकिन फिर भी ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रखी है इन्होंने। ये सब की अलग अलग चयन होती है। और इन सब का जो मालिक होता है एक तरह से, वो कौन है? जिला कलेक्टर।
वो जब चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को जाकर के चेक कर सकता है, रिपोर्ट वगैरह कलेक्टर को भेजनी पड़ती है। फिर है जिला प्रशासन के कार्यों की विवेचना, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर अर्थात जिला मजिस्ट्रेट की होती है। इस कार्य हेतु जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन होता है। जिले में पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक एसपी के नियंत्रण निर्देश और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। उसके नियंत्रण में अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी, वर्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी जो हेड कांस्टेबल और आरक्षी कांस्टेबल होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम, उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील ये एडीएम, सॉरी एसडीएम नहीं, ये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वाला ये एडीएम, फिर इसके नीचे उपखंड स्तर पे होता है उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम। तहसील स्तर पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार नियुक्त होते हैं। ये सभी मजिस्ट्रेट अपने अपने स्तर पर पुलिस अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो ये मुख्य कार्य है शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। जिले में भू अभिलेख अद्यतन रखना यानी अपडेट रखना और किसानों से भू राजस्व प्राप्त करना। जिला प्रशासन का एक प्रमुख कार्य है कि वह अपने अधीनस्थ तहसीलों में विभिन्न प्रकार की भूमियों का अभिलेख रखे और इसे अपडेट भी बनाए रखे। गांव का पटवारी गांव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है और इसके साथ ही वह खेतों का नाप रखता है, खेतों के नक्शे बनाता है, भूमि के मालिक का नाम, वह उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है जिसे गिरदावरी करना कहते हैं। इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है जिसे भू राजस्व या लगान कहते हैं। तो कोई विद्यार्थी पटवारी का एग्जाम दे रहा होगा तो पटवारी का एग्जाम देने के बाद में यही उसकी ड्यूटी होगी, ये काम होगा उसका। रसद और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना। जिले में रह रहे सभी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेंडर आदि को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला रसद अधिकारी की होती है। अब ये सब चीजें जो आपको उपलब्ध होने चाहिए, जो मार्केट की सभी चीजें आप लेकर के आते हैं, ये सब कौन देखता कौन है? ये जिला रसद अधिकारी। रसद का मतलब ही होता है खान पान की चीजें, ये सब। बाढ़, अकाल, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को आवश्यक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाना भी जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। जिले में चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां, टीकाकरण, परिवार कल्याण, महिला और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नशा मुक्ति आदि कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु एक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी होता है। उसके सहयोग हेतु ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, प्रसाविका, दाई आदि होते हैं। तो ये चिकित्सा सेवाओं से संबंधित है। जो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी होता है, ये सब जितने भी चीजें होती है इस विभाग का, ये जैसे दवाइयाँ, टीकाकरण, परिवार कल्याण, महिला शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नशा मुक्ति कार्यक्रम, ये सब चीजें आप देखते हैं। इन पर एक अधिकारी कौन होता है इनके संचालन के लिए? तो वो है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। और इनके सहयोग के लिए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, फिर ये डॉक्टर वगैरह, नर्स और ये प्रसाविका मतलब दाई वगैरह होते हैं। तो दाई तो ये पहले जैसे जो बच्चा जो है वो कराने में जो सहायता करती है, तो दाई पहले तो गांव में दाई होती थी, अब आजकल तो लोग हॉस्पिटल में कराते हैं। पहले गांव के अंदर दाई होती थी, वही बच्चे को जन्म दिलवाती थी। कृषि विकास और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यह कार्य जिले के सिंचाई और कृषि विभाग करते हैं, जो किसानों को सिंचाई की सुविधा और उन्नत खाद बीज उपलब्ध करवाते हैं। कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए ये विभाग मदद करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, जो पॉइंट है वो ये आपको समझाने के लिए कि जिला प्रशासन का काम क्या होता है। तो एक 6 क्लास के बच्चे के लिए चीजें बनाई गई है कि वो बच्चा इनको पढ़े और इन चीजों को सीखे। तो ये आपके काम की भी बहुत है सभी। अब वो क्वेश्चन बड़े जोरदार पूछता है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रशासन का कार्य नहीं है या कौन सा जिला प्रशासन का कार्य है। अब वो जैसे घुमाना चाहिए आपको घुमा सकता है। जिला योजनाओं का निर्माण और क्रियान्विति। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, साक्षरता, अनुसूचित जाति जनजाति,
विकास, सिंचाई योजनाएं आदि। इन योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वित जिले के विभिन्न विभागों द्वारा की जाती है, जिन पर जिला प्रशासन का नियंत्रण और निर्देशन होता है। वनों का विकास और पर्यावरण सुधार, तो इसके लिए कौन होता है? जिला वन अधिकारी होता है, जो वनों के विकास के कार्य और देखभाल करता है। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव करवाना, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। इन चुनावों को कराने का दायित्व जिला प्रशासन का है। जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से इन चुनावों को संपन्न करवाता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में ड्यूटी करता है उस समय। देखिए मित्रों, ये जो जैसे जिला कलेक्टर है या ऑफिसर वगैरह होते हैं, सरकार इतनी सुविधा क्यों देती है इनको? क्योंकि इनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत है। कोई भी गद्दी जो होती है, अब जैसे मान लीजिए राजा की कुर्सी है, चाहे प्रधानमंत्री की पोस्ट हो, चाहे मुख्यमंत्री की पोस्ट हो, या कोई मंत्री की पोस्ट हो, आप देखते हैं कि इनको कितनी सुविधाएं होती है, कितनी फैसिलिटी होती है। ये क्योंकि इनके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत होती है, इसलिए सरकार इनको ये चीजें क्यों देती है कि आपको लगना चाहिए कि आप वास्तव में कुछ यहां हो। अब जैसे मान लीजिए एक आईएएस है। अब आईएएस में एक वो होता है साहब, जब तक लाल बत्ती वाली गाड़ी, तो वो एक होता था कि साहब एक व्हाइट कलर की शानदार एम्बासेडर गाड़ी होगी और ऊपर एक लाल बत्ती लगी होगी। तो उसी को देख के तैयारी करने वाले को मोटिवेशन मिलता था। फिर वो इतनी सुख सुविधाएं, और वो जब हर कोई जो भी मिलेगा, साहब नमस्कार, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, साहब कह के बोलते हैं। तो वो चीजें जब अगले को लगता है हाँ यार मैं वास्तव में बहुत मेहनत की, ये जो चीजें हैं, कोई सैलरी के लिए कोई इनमें थोड़ी जाता है व्यक्ति। आप कोई सोचेगा साहब ये सैलरी के लिए, सैलरी के लिए तो दुनिया में बहुत नौकरी है। चाहे वो जैसे आप पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या जैसे रीट की भर्ती है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है। टॉप से टॉप जो है, जैसे कॉलेज लेक्चर की सैलरी बहुत होती है। लेकिन इधर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो सैलरी के लिए नहीं आएगा। कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, आरएस बनना चाहता है, डीवाईएसपी बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, वो सैलरी के लिए थोड़ी आ रहे हैं। वो आ रहा है इन चीजों का जो एक क्रेज होता है कि मैं वहां पे कुछ पहुंचूं। कुछ लोग होते हैं जिनमें काम करने का जुनून होता है, क्योंकि इन लोगों के पास में आप देखिए कितनी इनके पास चीजें हैं। अगर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति का जो हित होता है, वो इन्हीं चीजों से, इन्हीं लोगों से होकर के निकलेगा। सरकार की जितनी योजनाएं होगी वो इन लोगों के माध्यम से, जिला कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, एडीएम हो, इन्हीं लोगों के माध्यम से होकर के ही वो योजनाएं, यही जो है, यही लोग योजनाओं को लागू करवाएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है। तो इसलिए ये क्रेज होता है। इधर व्यक्ति कोई आता है वो एक क्रेज के कारण आता है, बस मुझे तो ये बनना है, इसलिए वो इधर आता है। और ये सैलरी तो पिछले कुछ समय में बढ़ी है। पहले तो आईएएस वगैरह हैं, चाहे आरएस हो, चाहे न्यायपालिका हो, पहले बहुत कम सैलरी हुआ करती थी इनकी। एक आम आदमी की जिसकी परचून की दुकान होती थी, उसकी कई गुना ज्यादा इनकम होती थी मंथली। और यहाँ बहुत कम सैलरी मिलती थी पहले इनको तो। अब तो फिर भी काफी सैलरी होगी, पहले तो बहुत ही कम हुआ करती थी कुछ वर्षों पहले तक। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव करवाना, ये हो गए जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य। जिले में प्राकृतिक आपदा और अन्य समस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन राज्य सरकार को सूचित करता है और आवश्यक व्यवस्था करता है। दूसरी ओर वह सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनता को देता है ताकि जनता उसका लाभ उठा सके। मैंने अभी जो आपको ऊपर समझाया, योजनाओं को लागू करवाने का सब काम कौन करते हैं? जिला कलेक्टर, एसडीएम, सब इनके हाथों से चीजें निकलती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। और कई जगह आपने देखा भी है कि जैसे कुछ जिला कलेक्टर जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसे नहीं खाते, जनता के लिए काम करते हैं। तो फिर भ्रष्टाचारी जैसे कोई भी नेता वगैरह होंगे, उनको उससे दिक्कत होगी जिला कलेक्टर से, वो उनके सुनेगा नहीं, या सुनेगा नहीं तो फिर वो अपनी पावर के दम पर क्या करेंगे? उसका ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो जनता है कई बार अपने जिला कलेक्टर के लिए विरोध भी करती है कि साहब इनका ट्रांसफर मत करो। ऐसे भी कलेक्टर हैं। पंचायती राज व्यवस्था और जिला प्रशासन। पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला प्रशासन जिला परिषद को सहयोग करता है। ये हमने ऊपर जिला परिषद में देखा था। इसके बाद है जन समस्याओं व शिकायतों का निवारण।
आम जनता की कठिनाइयों और शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति होती है। यह आम जनता की बिजली, पानी, टेलीफोन, यातायात, पेंशन प्रकरण, राज्य के भूमि से अतिक्रमण हटाना आदि समस्याओं का निराकरण कराती है। आम जनता इस समिति के माध्यम से अपनी सार्वजनिक और व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करवा सकती है। तो जन समस्याओं और शिकायतों का निवारण करवाना। जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन। प्रत्येक जिले में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक पृथक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। वे अपने जिले में स्थित विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करवाना, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के पालन करवाना, निजी विद्यालयों को मान्यता देना, जिला स्तर पर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाना आदि कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिले के सभी विकास खंडों में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत होता है। यह पॉइंट आप ध्यान में रखना कि विकास खंड जो होते हैं, ब्लॉक ही कहते हैं खंड को, तो कौन होता है वहां? ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये जिला शैक्षिक प्रशासन के रूप में, इस रूप में एक भूमिका होती है। अन्य कार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की राजकीय यात्रा को निर्बाध रूप से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला प्रशासन की होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री, सोच लीजिए आज जयपुर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनकी सारी सुरक्षा का जिम्मा, पूरी व्यवस्था, उनके वहां एयरपोर्ट पर पहुंचने से लेकर के और पूरा उनके वापस जाने तक सारी उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनको सही तरीके से जहां तक उनका भाषण होगा वहां पहुंचाना, होटल तक पहुंचाना, ये सब जिला कलेक्टर हैं, एसपी, अधिकारी, सब उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हमें जिला प्रशासन के कार्यों में उसका सहयोग करना चाहिए। अब हम जिले के न्याय की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे, न्याय व्यवस्था की। तो देखिए मित्रों, ये जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अभी जैसे कोरोना वायरस का है तो काफी लोग, आप जानते हैं कि कैसे बाहर निकल रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ फिर भी बाहर जा रहे थे। अब जिला प्रशासन में पुलिस वगैरह आ रही है, उनको वापस पकड़ पकड़ के घरों में भेज रहे हैं। लाइट वगैरह होती है, पुलिस वगैरह, जैसे ये लाल लाइट होती है ट्रैफिक पुलिस कर वहां चौराहे पे, तो वहां रुकना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि पुलिस वाला खड़ा है क्या, अगर नहीं खड़ा हुआ दिखता तो ये लोग साहब गाड़ी आगे निकाल लेंगे, बाइक आगे निकाल लेंगे। कई बार जो ये गर्ल्स हैं, लड़कियां, स्कूटी आगे निकाल लेती है, तो वो चीज गलत है। हो सकता है आप उधर देख रहे हो कि साहब ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा क्या, उधर देखते हुए गाड़ी निकाल रहे हो और आपके ही दिमाग का कोई दूसरा भी उधर से आ रहा है, उसके भी लाइट थी, उसने देखा कि अच्छा ठीक है कोई देख नहीं रहा है मैं भी निकालूं। आप उधर देख रहे हो, वो कहीं और देख रहा है और गाड़ी बढ़ी ना, ये लो। और ऐसे तो मैंने कई देखे हैं, ये जब वहां लाइन पर जब हम आराम से खड़े रहते हैं तो दिखते हैं कई बार लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, तो कई बार तो भिड़ जाते हैं लोग। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, समझदार आदमी होते हैं, 2 मिनट इंतजार कर लो। जिले की न्याय व्यवस्था। स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहें। जब कभी समाज में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवादों के समाधान और उनके उचित अनुचित का फैसला करने के लिए हमारे संविधान द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो अब ये न्यायालय स्तर पे, जो जिला स्तर पे क्या क्या न्याय की व्यवस्था है, तो नागरिकों के बीच सामान्यतः 3 प्रकार के विवाद होते हैं: दीवानी, फौजदारी और राजस्व। तो दीवानी मामले कौन से होते हैं? संपत्ति, जमीन जायदाद, चीजों की खरीदारी, विवाह है, किराया, संविदा संबंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों का निपटारा दीवानी न्यायालय में होता है। एक होता है फौजदारी, हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग करने से संबंधित विवाद फौजदारी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों की सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती है। तो ये चीजें हैं, जैसे जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले, देखिए ये होता है मेन तो दीवानी फौजदारी है। राजस्व वाले के अंदर तो वही, जैसे कलेक्टर हैं, उप तहसीलदार, तहसीलदार, सहायक कलेक्टर, तो ये रेवेन्यू से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इधर होता है। और जिले में अंतिम रूप से अपीलों का निर्णय जिला कलेक्टर को होता है। तो आप जो जिला कलेक्टर के साथ, जो मैंने आपको मजिस्ट्रेट का बताया था कि जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट का भी अधिकार होता है, हम देखते भी हैं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट। तो यहां आप वो पॉइंट, उस पॉइंट को यहां लिंक करना है इसको,
कैसे? मैंने आपको बताया था कि जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर को भी कुछ पावर होती है। आरटीएस को भी होती है, तहसीलदार को, उप तहसीलदार को। जैसे भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान, ये इस तरह की चीजें जो होती हैं। तो ये है। तो दीवानी न्यायालय तो कौन से हैं? जैसे जमीन जायदाद के वगैरह के झगड़े होते हैं, संपत्ति वगैरह, तो ये विवाह वगैरह होता है, तलाक जो होता है, विवाह है, तलाक, ये इस तरह की चीजें हैं, दीवानी मामले होते हैं वो। और फौजदारी मामलों में तो ये जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम, वो किस में आते हैं? फौजदारी में। तो इसमें भी देखिए कई बार जैसे न्यायपालिका के अंदर अलग अलग जो इसमें स्टेप होते हैं। जैसे सबसे जो निम्न स्तर वाला जो आप कहते हो कि जैसे ऊपर से ऊपर जाते हैं, तो सबसे नीचे इसमें मजिस्ट्रेट होता है। फिर आगे से आगे ये पावर बढ़ती जाती है इनकी। इनमें जो एडीजे होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो एडीजे के पास में फांसी की पावर आ जाती है। एडीजे के नीचे इसमें जैसे एसीजेएम होता है, तो एसीजेएम के पास में फांसी की पावर नहीं होती, मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती। इनका जैसे बंटवारा होता है इनकी पावर का। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे 3 साल तक अपराध वाले जो भी क्राइम होंगे वो जैसे मजिस्ट्रेट के पास हैं। 7 साल तक जिसमें सजा हो, मतलब 3 साल से मेरा मतलब सजा से था, जिन अपराधों में 7 साल तक सजा दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो अपराध जैसे कोई भी होगा वो एसीजेएम के पास आ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा और गंभीर अपराध हैं, हत्या, मर्डर, ये इस तरह के जो केस हो, तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करता है और एडीजे के पास में फांसी का अधिकार होता है। ये फांसी दे सकता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और जिले का जैसे सर्वोच्च जो अधिकारी होता है जुडिशरी में, उसको कहते हैं डीजे। डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जैसे इधर हम बात कर रहे थे जिला कलेक्टर की, तो उसी प्रकार से इधर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डीजे। तो ये सबका बॉस होता है। डीजे साहब भी जब भी चाहें तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं कि एडीजे साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं दिन में काम के टाइम, या कहीं और बैठ के आराम से बैठे हैं, या मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में है कि नहीं है, या जैसे जो इनकी बेंच होती है जहां बैठने की, तो वहां ऑन ड्यूटी का टाइम हो 10 से 5, तो ये बीच में आ सकते हैं, 11 बजे आके चेक कर सकते हैं। 10 बज के 5 मिनट पे भी, कई मैंने तो ऐसे भी देखे 10 बज के 5 मिनट पे भी आ गए कि साहब 10, क्योंकि 10 बजे का टाइम है, तो जज को 10 बजे डेस्क पे आ जाना चाहिए, चाहे मजिस्ट्रेट हो, एसीजेएम हो। तो 10 बज के 5 मिनट पे भी आ गए कि साहब मजिस्ट्रेट साहब अभी तक डेस्क पे आए हैं या नहीं आए। नहीं आए हैं तो फिर वो जवाब मांगेंगे, साहब जवाब दो, आप 10:05 पे डीजे साहब आए थे और आप यहां नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले उसका जवाब दीजिए। तो वहां पावर होता है जिला कलेक्टर का, वो उसका अलग क्षेत्र है पूरा। और न्यायपालिका की बात करें जुडिशियरी की, तो इनका बॉस होता है डीजे। जिले का मालिक होता है जिले का मालिक, मतलब मालिक से मतलब मेरा वो नहीं, जिला कलेक्टर वाला नहीं, न्यायपालिका के अंदर। फिर आगे इनसे फिर आगे फिर हाई कोर्ट होता है। तो राजस्थान में हाई कोर्ट का है जोधपुर है, और उस जोधपुर की ब्रांच जो है वो कहां पर है? जयपुर में। तो आप जयपुर हाई कोर्ट भी देखते हैं, जोधपुर हाई कोर्ट भी देखते हैं, तो मैं तो जोधपुर हाई कोर्ट ही है। जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो उसमें जो चौथा चरण आता है उसमें आप पढ़ते हैं सबको अलग अलग विभाग दिए गए थे। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था, ये हाई कोर्ट दिया गया था जोधपुर को। तो बाद में थोड़ी सुविधा के लिए, जयपुर राजधानी है, लोग इतने ज्यादा रहते हैं, केस वगैरह भी खूब होते हैं, तो एक ब्रांच कहां बना दी गई? जयपुर, जयपुर हाई कोर्ट। तो जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस, अभी हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनको भी दरअसल अभी क्या हो गया? कोरोना हो गया। कल परसों न्यूज़पेपर में आया था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कोरोना हो गया। तो आप देख लीजिए कि कोरोना कितना गंभीर है, क्योंकि उन लोगों के पास तो सुविधा भी बहुत होते हैं, सुरक्षा भी काफी रखते हैं, हर कोई व्यक्ति उनके पास नहीं जा सकता। जब वो लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं तो एक आम व्यक्ति को तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो जो सीजे साहब हैं वो 15 दिन जोधपुर बैठते हैं और 15 दिन कहाँ बैठते हैं? जयपुर हाई कोर्ट। तो फौजदारी न्यायालयों में कार्य प्रक्रिया।
फौजदारी विवादों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक होता है। इस प्रकार की सूचना को प्रथम सूचना प्रतिवेदन FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद पुलिस छानबीन कर सबूत इकट्ठा करती है और फिर न्यायालय में उस मामले का चालान प्रस्तुत करती है। न्यायालय द्वारा सबूतों के साथ साथ गवाहों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अपना निर्णय देता है। इसके अतिरिक्त जिले में कुछ विशिष्ट न्यायालय भी होते हैं, जैसे पारिवारिक न्यायालय, अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों संबंधी न्यायालय, श्रम न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय, जिला उपभोक्ता मंच। तो ये जैसे फैमिली कोर्ट होता है, तो उस फैमिली कोर्ट के अंदर सारे फैमिली वाले कैसे जाएंगे, तलाक वगैरह या इस तरह के जो केस होते हैं वो फैमिली कोर्ट सुनवाई करेगा। SC ST का कोई भी मामला हो तो उसके लिए अलग से न्यायालय होता है SC ST, वहां वो एक्ट लागू होता है और उसके अकॉर्डिंग वहां काम होता है। और ये लेबर कोर्ट होती है। ये मोटर वाहन दुर्घटना, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हादसा हो जाता है तो उसकी सुनवाई के लिए बने होते हैं। उपभोक्ता न्यायालय है वहां। फिर आती है लोक अदालत। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यानुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। इसके अंतर्गत न्यायाधीश उस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से विवादग्रस्त पक्षों के मध्य समझौता राजीनामा करवाकर विवाद का स्थायी समाधान करवाते हैं, जो मान्य होता है। उनमें आपसी जो कटुता दूर हो जाती है और सस्ता और त्वरित न्याय प्राप्त होता है। राजस्थान में लोक अदालतें बहुत लोकप्रिय है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। ये निःशुल्क कानूनी सहायता वाला तो जब आप नीति निर्देशक पढ़ते हैं संविधान में, तो वहां भी आप देखते हैं निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको सरकार उपलब्ध करवाएगी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। तो सामान्य रूप से हमें आपसी स्नेह, सहयोग और मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि विवादों से बचा जा सके। देखिए लोक अदालत क्या होती है। ये प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है। ये एक प्रकार से आप पुराने समय में गांव में जाइएगा, और आज भी कई जगह होता है। जैसे मान लीजिए गांव में दो लोगों में या दो घरों में कोई विवाद हो गया और उनके खेत की सीम को लेकर के, सीम क्या होती है, बॉर्डर जो होती है, दो खेतों के बीच की जो है बाउंड्री, उसको लेकर के कोई कह रहा है साहब ये 1 फीट, 1 फीट तो फिर भी बहुत ज्यादा बता दी, 1 इंच के लिए भी झगड़ा हो जाता है जमीन को लेकर के कि साहब वो कहीं मेरी है, वो कहीं नहीं मेरी है। तो अब दोनों कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल, कई बार तो 100-100 साल निकल गए। मैं तो कई ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं। कोई एक बड़ा जबरदस्त केस था, आजादी से पहले का था। वो चांदी का कोई लोटा था और वहां जो है किसी आदमी के कोई गरीबी वरीबी, कोई अचानक जैसे उसके कोई नुकसान हो गया, बिजनेसमैन व्यापारी टाइप थे कोई, तो वो उधारी के तौर पर जब किसी से पैसा लिया तो उन्होंने कहा साहब गिरवी क्या रखोगे, तो गिरवी जो पैसा होता है लिक्विड वो तो था नहीं। तो उस वक्त चांदी का लोटा बहुत मायने रखता था, 100-150 साल पहले। तो वो चांदी का लोटा उन्होंने गिरवी रख दिया। अब उसके बाद में समय निकलता गया, उन्होंने पैसे भी चुका दिए, लेकिन उन्होंने चांदी का लोटा वापस नहीं किया कि साहब ये तो निशानी के तौर पर हम तो रखेंगे। और उन्होंने आन बान की बात होगी कि साहब हमारा ये चांदी का लोटा तुमने रखा। वो केस चल रहा था कोई 100-125 साल से। तो फिर बाद में जाकर के वो उसका निपटारा किया गया। तो ऐसे केस कितने लंबे चलते हैं, पीढ़ियां की पीढ़ियां निकल जाती हैं। कई बार छोटे छोटे, अब ये खेतों के मामले को लेकर के विवाद चलते हैं खूब लंबे समय तक, तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है। अब वो लड़ाई अहम की आ जाती है। देखिए अहम व्यक्ति का बहुत खतरनाक होता है, मैं की जो भावना है कि मैं क्यों झुकूं। अब दोनों साहब घर के घर खाली हो जाएंगे, बोरिया बिस्तर बिक जाएंगे, गाय भैंसे बिक जाएगी, पार्डियर, बछड़ेर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऊंट गाड़ा सब बेच देंगे, लेकिन उस 1 इंच के लिए आपस में बैठ करके मिलजुल के उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे। घर बार बेच देंगे, सब बिक जाएंगे, लेकिन जीत अपनी होनी चाहिए। उनकी जीत के चक्कर में लोग उनको लूटते हैं। मैंने वो भीम सिंह वाला, आप जो एक वो मामला बताया था कृष्णा कुमारी वाला, तो वो जयपुर और जोधपुर के अंदर विवाद हो जाता है कि साहब कृष्णा कुमारी से विवाह कौन करेगा।
तो अमीन खां पिंडारी होता है, वो विवाह कराने के नाम, समझौता कराने के नाम पे तीनों पक्षों को लूटता है। वही स्थिति आज भी यही चल रही है यहाँ पे। तो लोक अदालतें इसलिए होती है कि आपस में लोग बैठ करके और प्यार मनोवार से बातें करते हैं। अब जैसे ये 1 इंच वाला मामला है, तो पहले तो अब गांव के लोग भी बैठते हैं, जान पहचान वाले बैठते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, जिनकी बात लोग मानते भी हैं और वो बिल्कुल सही बात कहेंगे, जो सही होगा उसका पक्ष लेंगे। तो सामने वाला भी लगता है तो बिना कोई पैसा लगाए हुए आपका मामला सलट गया। विवाह तलाक के मामले ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे मामले देखे मैंने कि पानी का लोटा नहीं दिया इसने साहब। मैं खाना खा रहा था, मैं तो रोटी जीमो, मैंने कहा पानी को लोटो ले रहा, आकर मैं तो सीरियल देख रही हूँ साहब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं तो नहीं दूंगी। ले ले, तेरे के हाथ टूट गए क्या? वो कहेगा तेरी माँ ने तेरे को यही सिखाया है क्या? कहा हाँ मुझे तो ये सिखाया है, साहब मैं तो नहीं दूंगी पानी का लोटा, खा ले, खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। अब इस बात को लेकर के साहब थाने पहुंच जाते हैं लोग, इसने मुझे पानी का लोटा नहीं दिया। एक दिन पहले न्यूज़पेपर आया था कि साहब फोन पे लूडो खेलते खेलते पति पत्नी झगड़ पड़े, वो कह मैं जीती, वो कह मैं जीती, दोनों थाने पहुंच गए। सब तलाक करवाओ, हमें साथ नहीं रहना। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, तो ये घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे किस्से बहुत होते हैं। कई तो ऐसे ऐसे किस्से देखने को आते हैं कि उनको देख के व्यक्ति को दिमाग हंसी आती है, उनको देख के कि ऐसी ऐसी चीजों पे भी विवाद हो जाते हैं। तो ये बैठ करके अब वो कोर्ट में जाएंगे, फिर दोनों पक्षों का पैसा लगेगा, क्योंकि वकील तो करना ही पड़ेगा उनको, वहां भी पैसा लगेगा, पुलिस वाले होंगे, पता नहीं कितनी कितनी चीजें प्रोसेस चलता है। तो इसलिए जो चीजें होती है समाज में, अगर बैठ करके जो चीजों का अगर समाधान होता है, वो समाधान कर लेना चाहिए। फालतू में उन चीजों को घसीटने से कोई अर्थ नहीं है। और आजकल तो विवाह तलाक के मामलों में ये फोन भी बहुत बड़ा है। सब पति कहता है पत्नी सारे दिन फोन में गेम खेलती रहती है, सहेलियों से बात करती रहती है, फेसबुक पे बैठी रहती है, खाने वाने का कोई उसको मालूम ही नहीं सब। और पत्नी शिकायत करती है कि सारे दिन बस फोन पे बैठा रहता है। तो इन चीजों को लेकर के और काफी विवाद होते हैं। तो ये चीजें आपस में सुलझा लेनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। संवैधानिक संस्थाएं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की आदि संस्थाएं जिनका गठन संविधान के अनुसार हुआ हो। रसद, ये जल अनाज सामग्री उन्मूलन, जड़ से समाप्त करना, अभाव, अभियोग, सुविधाओं आदि की कमी का आक्षेप। विधिक कानून संबंधी, प्राकृतिक आपदा, तूफान, बाढ़, अद्यतन, आज का नवीनतम यानी अपडेट वाला। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। बी हो जाएगा इसका, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट है, न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है। तो आपसी बैठ के किस में होता है? लोक अदालत में। जज वगैरह भी होता है, और समाज के कुछ जो माने हुए लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, जो मतलब जिनकी अच्छे लोगों में जिनकी गिनती होती है कि साहब ये लोग जो भी करेंगे सही का साथ देंगे, चाहे कोई जान पहचान वाले ही क्यों ना हो, वो वही करेगा जिसका सही पक्ष होगा। तो मिल बैठ के जो समाधान हो जाते हैं। तो अब ये आपको भरने हैं सारे, ये जो क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित हैं? राजस्थान में संभाग कितने और जिले कितने हैं? फौजदारी मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र को हम क्या कहते हैं? तो ये तीनों के जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। और ये भी स्तंभ ए को बै से ये भी आपको ही मिलाने हैं, इनको आप मिलान कर लेना आपस में। ये 5 हैं और इधर ये अधिकारी वगैरह ये सब अलग अलग जो है राज्य कर्मचारी हैं। तो आपको मिलान करना है कौन सा किससे है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।